Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं जो बाबर का बेटा था और ये मुगल वंश का दूसरा राजा था। इसके पहले बाबर के बारे में आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो फेमस पर्सन है उनके वीडियोस हैं वो देख लीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा एग्जाम के लिए। पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो यहाँ हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में और पूरी फुल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हुमायूं की ये तस्वीर है, ये हुमायूं को देख लीजिए। ये हुमायूं है जो बाबर का बड़ा बेटा था। ठीक है, हुमायूं के बारे में बताऊं कि इसका जो टाइम पीरियड है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला है। जिसका टाइम पीरियड 1530 में मृत्यु हो गई थी वो बाबर की। तो बाबर के बाद हुमायूं आया था। तो मगर ये 1530 से, वैसे आप कहीं कहीं देखेंगे 1556 तक है, मगर इसकी असलियत ये है ना कि 1530 से 40 तक था। उसके बाद शेर शाह सूरी का राज आ गया था, सूर वंश आ गया था। हुमायूं की जगह, मुगल शासन की जगह, मुगल वंश की जगह क्या आ गया था, मुगल वंश खत्म हो गया था 15 सालों के लिए। और 40 से 55 सालों तक, 40 से 1540 से 1555 तक सूर वंश रहा था। ठीक है, सूर्यवंश था। फिर उसके बाद वापिस आया था, ये हुमायूं जीत गया था 1555 से 1556। 56 आप ना भी कहे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 56 के स्टार्टिंग पहले साल में ये मर गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत ही कम टाइम पर, बहुत ही कम टाइम तक ये रहा था। उसके बाद जब वापिस आया था जब, ठीक है, तो इसका टाइम है 40 से 55 तक मुगल वंश समाप्त हो गया था। हम आगे देखेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हुमायूं का जो पूरा नाम था वो था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, एक प्रसिद्ध मुगल शासक था जो कि बाबर का बड़ा बेटा था। हुमायूं का जन्म जो हुआ था, बाबर की पत्नी माहम बेगम, इसकी माता का नाम क्या था, माहम बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। कहीं कहीं 17 मार्च लिख जाएगा, तो ये हमें डेट याद नहीं करना है, क्योंकि डेट के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है। तो हमें याद करना 1508 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, काबुल में हुआ था, जब बाबर वहां पे था तब। ठीक है, बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। इसके 4 जो भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, उनमें सबसे बड़ा कौन था, हुमायूं। ठीक है, जो बाबर के जो बेटे थे उनमें। और बाबर की एक बहुत फेमस बेटी थी, बेटियां और भी थी, मगर जो फेमस बेटी है जिसका इतिहास में नाम कहा है, उसका नाम है गुलबदन बेगम। क्या नाम है, गुलबदन बेगम। ठीक है, जो कि हुमायूं की बहन थी। अब इसका नाम आएगा, आगे बताऊंगा मैं, कि हुमायूं के ऊपर इसने एक किताब लिखी थी, हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये पूछे आते हैं क्वेश्चन बहुत बार। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बड़ा बेटा होने के नाते बाबर ने इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और बोला कि जो जमीन जायदाद है वो अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट लेना। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। भारत में राज्याभिषेक के पूर्व 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्प आयु में उसे बदखशा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। हम जानते हैं 1530 में उसका राज्याभिषेक हुआ था ना, मगर उससे पहले उसको बदखशा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ये बदखशा कहाँ है इस टाइम, ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पे, अफगानिस्तान में है। ठीक है, अब बदखशा के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया जिसका नेतृत्व बाबर ने किया था। हम जानते हैं हम बाबर के बारे में आपको पढ़ाया था इसके पहले। बाबर ने 5 आक्रमण किए थे, 5 बार आक्रमण भारत पे। उन सब में नेतृत्व जो बाबर कर रहा था, उसका साथ इसके साथ ये भी था, हुमायूं भी उसके साथ था। ठीक है, भले ही छोटी उम्र थी मगर साथ था। अब देखिए, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी और 30 दिसंबर 1530 को लगभग 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, मतलब 23 साल पूरे नहीं, 22 साल हुए थे, पूरे 23वां साल लगा था। और देखिए, बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।
और हुमायूं को उत्तराधिकार देने के साथ ही साथ बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दिया था, जो ये इसने सही से नहीं बांटा था। इसने ये बांटने में गलती कर दी थी, जिसका हर्जाना इसको बाद में भुगतना पड़ा था। किसी भाई ने इसका साथ नहीं दिया था बाद में, जब ये प्रॉब्लम में आया था। अतः उसने अस्करी को क्या दे दिया भैया, संभल दे दिया। हिंदाल को मेवाड़ तथा कामरान को क्या दे दिया, काबुल और कंधार की सूबेदारी प्रदान कर दी। इसने ये बांट दिया था, बाकी सब अपने हिस्से में ले लिया। ठीक है, दिल्ली आगरा वगैरह अपने हिस्से में ले लिया था। उसके बाद देखिए, अब हम युद्ध अभियान देखने जा रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े हैं हुमायूं ने। ठीक है, तो हम सीरियल वाइज देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इतिहास में है। कालिंजर का आक्रमण 1531 में हुआ था। अब देखिए इसके बारे में, हुमायूं को कालिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। उस समय जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसकी शक्ति बहुत बढ़ रही थी। उसने भी मुगल वंश की तरह हुमायूं बाबर की तरह उसने भी तोपखानों का यूज करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ रही थी और हुमायूं को वो खटक रहा था। इसलिए उसने कालिंजर पर आक्रमण करने को ठान लिया, कालिंजर के किले पर आक्रमण करने का ठान लिया, ताकि वो उसके और नजदीक हो जाए और ताकि गुजरात पे आसानी से हमला कर सके हुमायूं। इसी कारण उसने ये अभियान किया था। अब कालिंजर पर आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। भारत में आके उसका पहला आक्रमण क्या था, कालिंजर पर आक्रमण था। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसे यह सूचना मिली कि अफगान सरदार मोहम्मद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। जब वो कालिंजर के किले पर आक्रमण करने जा रहा था हुमायूं, उसको सूचना मिली कि अफगान का सरदार है एक, जिसका नाम है महमूद लोदी, वो बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है, मतलब उसके नजदीक ही आ रहा है। जौनपुर यूपी में है, वो बिहार से यूपी की ओर बढ़ रहा है। और ये उस समय सबसे बड़ा इसका दुश्मन जो थे वह अफगानी थे। जो अफगान थे, अफगानी जो थे इसके सबसे बड़े दुश्मन थे हुमायूं के। अतः कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव, जो कालिंजर के राजा थे उस समय, प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर हुमायूं वापस जौनपुर की ओर चला गया। और प्रताप रुद्रदेव को मालूम था वो हार जाएंगे, इसलिए उनको भी चांस मिल गया। उन्होंने धन दे दिया, एक तरीके से संधि हो गई कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपके आक्रमण नहीं करूंगा। और फिर वो चले गए उधर जौनपुर की ओर चले गए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोहरिया का युद्ध 1532 में जौनपुर की ओर बढ़ा ना, जौनपुर में के पास दोहरिया है। जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं ने सेना एवं हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच में अगस्त 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है दोहरिया का युद्ध। ठीक है, अब जिसमें महमूद की पराजय हो गई। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद है चुनार का घेरा। 1532 में, इसमें देख लिए। अब बारी आ जाएगी शेर शाह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा मुगल वंश को थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगाने के लिए। ठीक है, पहले शेर शाह का नाम शेर खां था, अभी शेर शाह नहीं है, शेर शाह पड़ेगा बाद में। ठीक है, जब ये जीत जाएगा चौसा का युद्ध, तब ये अपना नाम शेर खां से शेर शाह करेगा, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर शाह नहीं कह सकते, शेर खां के कब्जे में था। ठीक है, शेर खां के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। 4 महीने लगातार हुमायूं ने उस किले को घेरे रहा। ठीक है, तो उसके बाद समझौता हो गया। समझौता क्या था, देखिए, समझौते के अंतर्गत शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां जो है पुत्र था शेर खां का, को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया तथा बदले में चुनार का किला और शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया। ठीक है,
अब उसका जो बेटा था कुतुब खां और थोड़ी सी अफगान की सेना वो हुमायूं के साथ सेना में चली आई। ठीक है। और उसके बदले में उसने चुनार का किला शेर खां के अधिकार में ही छोड़ दिया उसको। और यही सबसे बड़ी गलती थी। हुमायूं का शेर खां को बिना पराजित किए छोड़ देना उसकी एक और बड़ी भूल थी, जिसका हर्जाना उसे बाद में भुगतना पड़ेगा 1537 से 1540 के बीच में। अब इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर शेर खां ने अपनी शक्ति एवं संसाधनों में वृद्धि कर ली थी। इस जो सुनहरा मौका मिला था, इसने अपने संसाधनों में वृद्धि कर ली थी। बंगाल की तरफ इसने विजय प्राप्त की थी बंगाल में, और वहां पे इसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। दूसरी तरफ हुमायूं ने इस बीच अपने धन का व्यय किया तथा 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम के एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है, दीन पनाह का किला, जिसे पुराना किला भी कहा जाता है, दिल्ली में है। ये किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है। तो वहां पे एक दीन पनाह नामक नगर भी स्थापना हो गई। ठीक है। इसी किले के कारण आसपास जो नगर है दीन पनाह नगर भी कहने लग गया। तो दीन पनाह किला किसने बनवाया था भैया? हुमायूं ने बनवाया था। इसको पुराना किला भी कहा जाता है, दिल्ली में है, जिसका उद्देश्य था मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना। ठीक है। 1534 ईस्वी में बिहार में महमूद जमान मिर्जा और महमूद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबाया था। 1534 में ये पूछा जाता है आईएएस के एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। महमूद जमान मिर्जा और महमूद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को किसने दबाया था? हुमायूं ने दबाया था 1534 में। अब देखिए चौसा का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। अब ये जान लीजिए 1537 के और 1540 के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष चला था हुमायूं और शेर खां के बीच में। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बात आती है 1539 में। 1537-38 का जो टाइम था वो नॉर्मल ही चला गया, मगर मेन जो बात आती है चौसा के युद्ध में 1539 में हुआ था, जो कि 25 या 26 जून 1539 में हुआ था। कहीं कहीं आपको 25 जून दिखेगा, कहीं 26 जून दिख जाएगा, तो ये आपको याद नहीं करना होता है, आपको ये याद करना होता है 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इस युद्ध को चौसा का युद्ध कहा जाता है। अब संघर्ष में मुगल सेना काफी तबाही हुई थी, मुगल सेना की जो है काफी तबाही हुई थी संघर्ष में भैया। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिश्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई। एक भिश्ती वाले ने गंगा नदी पार करवाई हुमायूं को, तो इसकी जाके जान बची। हुमायूं खुश हो गया था और एक दिन का इसको बादशाह बना दिया था। नायक मूवी देखी थी ना, एक दिन का सीएम, वही हमको लगता है यहीं से कॉपी किया गया है। जिस भिश्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था। ठीक है। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने आप को शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया, मतलब अपने शेरशाह की उपाधि अपने आप को दी, और साथ ही अपने नाम के खुतबे खुदवाए और सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। ठीक है। इतना खुश हो गया था कि राज्य अभिषेक के समय इसने शेर खां नहीं, अपना नाम बदल के क्या रख दिया? शेरशाह सूरी रख दिया। अब जानते हैं सूर वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी, जिसने जीटी रोड बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब उसके बाद एक और युद्ध हुआ था एक साल के बाद, बिलग्राम का युद्ध। ये तो पूरा फाइनल युद्ध था पूरा। बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी को ये बिलग्राम व कन्नौज में लड़ी गई। इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी ने भी हुमायूं का साथ दिया था, क्योंकि ऑलरेडी चौसा का युद्ध में वो उसकी जान बाल बाल बची थी, तो भाइयों ने तरस खा के साथ दिया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी पराजय ने हुमायूं का साथ न छोड़ा। इस युद्ध की असफलता के बाद शेर खां ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और उसी समय से मुगल वंश का जो सूरज है वो डूब गया था 15 वर्षों के लिए।
इस तरह से हिंदुस्तान की राज सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। ये आपको समझ में आ रहा है क्यों लिखा एक बार फिर? क्योंकि आपको मालूम होगा पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। तो इब्राहिम लोदी जो था वो अफगानी था। पहले दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था लोदी वंश, वो अफगानी थे। तो अफगानियों का राज था हिंदुस्तान पे, लगभग कह सकते हैं मेन दिल्ली के हार्ट पे हिंदुस्तान के राज था दिल्ली सल्तनत। तो उसको हटा के मुगल वंश आया था, और मुगल वंश को हटा के फिर अफगान आ गए थे 15 सालों के लिए। ठीक है। अब शेर शाह से परास्त होने के उपरांत हुमायूं जो है सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया। इस निर्वासन के समय ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। उसके बाद जो है वो किस्मत अच्छी होने लगी हुमायूं की, और लास्ट में क्या हुआ, आखिर में जाकर आगे जाकर हमीदा हमीदा बेगम से अकबर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जितने भी मुगल सम्राट थे सबसे बड़ा सम्राट और सबसे फेमस यही था अकबर। ठीक है। किस्मत खुल गई जब अकबर अकबर का जन्म हुआ इसके घर में, तो इसकी किस्मत ही खुल गई। देखिए कैसे। फिर उसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। अब हुआ क्या था, 1440 से आया था शेर शाह सूरी, और 1445 तक रहा था, मर गया था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आते रहे। शेर शाह सूरी जो था वो प्रथम सूर्यवंश का राजा था, मतलब वो संस्थापक था। उसके बाद जो छठवां राजा आया सूर्यवंश में, जिसका नाम सिकंदर सूरी था, उसको हरा के ये सब लेंगे, अब राज्य छीन लेंगे। ठीक है। अब जब ये वापस लेने आया था, अब इसने देखा तो ये वापस आ गया, देखा कि सूर्यवंश कमजोर हो गया है, अब मैं जाता हूँ, लेने जाता हूँ अपना राज्य। तो दो युद्ध हुए थे। ठीक है। एक ही टाइम पर दो युद्ध हुए थे। एक मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था और एक सरहिंद का युद्ध हुआ था। ठीक है। मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़े के युद्ध में ये खुद लड़ा था, और सरहिंद के युद्ध में बैरम खां लड़ा था, जो आगे चल के संरक्षक बनेगा अकबर का। तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है 15 मई 1555 में हुआ था। लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलुज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातर खां के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है। संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि हुमायूं जीत गया था, हुमायूं के पक्ष में रहा था। संपूर्ण पंजाब जो है मुगलों के अधिकार में आ गया था। कब आया था उसके बाद देखिए। फिर अगले महीने में सरहिंद का युद्ध हुआ था 22 जून 1555 में। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूरी, जो कि छठवां उत्तराधिकारी था सूर्यवंश का, एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, और ये भी सरहिंद का युद्ध जीत गए थे मुगल। तो अफगानों की पराजय हो गई थी। 23 जुलाई 1555 के शुभ क्षणों में एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मगर यह सौभाग्य ज्यादा दिनों तक ना रहा। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद यह हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि वह अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं सका, मतलब अधिक दिनों तक राज्य नहीं कर सका। और अगले ही साल जनवरी में 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं, जुलाई से जनवरी, तो 6-7 महीने इसने वो राज्य किया, उसके बाद मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार जो लेनपुल ने ये कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक है। ये कहा था इतिहासकार ने, लेनपुल ने।
क्योंकि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा मुगल वंश का राजा था जो ज्योतिष पर विश्वास करता था और हर सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो वो हुमायूं था। अब जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, उसका जो पुत्र था अकबर 13-14 वर्ष का बालक था। और ये बात जो है छुपाई गई थी कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है कुछ दिन तक, मगर ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकी। उसके बाद जब हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य को पता लगा तो उन्होंने युद्ध लड़ा था, पानीपत की दूसरी लड़ाई जिसे कहा जाता है। हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसका संरक्षक बैरम खां को बनाया गया, क्योंकि छोटी उम्र थी ना। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है। गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी, और ये कब लिखी थी? अकबर के समय पर लिखी थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूंनामा लिखी गई थी। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, जो उसका दीन पनाह किला है उसी के थोड़ी दूर में है। तो ये सब बातें हुमायूं के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत ही पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसके बाद अकबर के और भी जो मुगल शासक है उनके वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनके बारे में भी डिटेल में बनाऊंगा, ताकि जो मुगल वंश है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का, वो आपका क्लियर हो जाए अच्छे से। वैसे हमने वीडियो अपलोड कर दिया, वो क्रैश कोर्स है, उसमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। वो एग्जाम एसएससी जो वनडे एग्जाम है उनके लिए ये वो है। अगर आप मुगलों की हिस्ट्री जो है डिटेल में चाहते हैं तो बताइएगा, मैं और भी अपलोड आगे करूंगा। और हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक बार जाकर देखिए। और जो थोड़ा बहुत बचा है मॉडर्न हिस्ट्री में, मैं कंप्लीट करने वाला हूँ आज शाम तक। मतलब आज 25 तारीख है, 25 तारीख शाम तक आपको वीडियो मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिएगा। नए सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिले। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।